गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर्स की सीरीज़ में हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मौर्यन डायनेस्टी में पहुंच गए हैं। इससे पहले हम लोग हर्यंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी पढ़ चुके हैं, नंदा डायनेस्टी पढ़ चुके हैं, और उसी कंटेम्प्रेरी ईरानी इन्वेजन्स और यूनानी इन्वेजन्स को हम पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने पिछले लेक्चर में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, जिसने 322 BC में धनानंद को हरा करके मौर्यन डायनेस्टी का जो है एस्टेब्लिशमेंट किया। उसके बाद 297 BC में मैंने आपको बताया था कि वो कर्नाटक स्वर्ण बेलगोला में चले जाते हैं और वहीं पर जो है तपस्या करते हुए उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो रूलर बनेंगे, जो उनके सक्सेसर होंगे, वो होंगे बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे और ये अब आगे 298 BCE से और 272 BCE तक मौर्यन डायनेस्टी पर रूल करेंगे। अब बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। ये तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये बनता है कि इनके फादर चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था या उसका सक्सेसर कौन था, या यूँ कहिए कि बिंदुसार के फादर कौन थे। तो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य इनके फादर थे। और मेन क्या है कि इनकी मदर का नाम कई बार पूछ रहे थे। बिंदुसार की मदर का नाम क्या था? तो उनकी मदर का नाम था दुर्धरा। इनकी मदर का नाम था दुर्धरा। तो दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य वन के जो बेटे थे बिंदुसार, अब वो अगले शासक बनेंगे। देखिए, इस पूरे मौर्यन डायनेस्टी में बेसिकली हम लोग 3 बड़े राजाओं के बारे में पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार के बाद उसके बेटे अशोका के बारे में पढ़ेंगे, और इन तीनों ही रूलर्स में अशोका के बारे में जानने को बहुत कुछ है। सबसे ज़्यादा जो हम अशोका के बारे में जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने की चीज़ें थी वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। बिंदुसार के टाइम लाइन में, इसके टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन 4-5 चीज़ें हैं जो इसके टाइम पीरियड के दौरान जो है इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो ये है कि बिंदुसार को बहुत सारे अनेकों नामों से जाना जाता था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बिंदुसार को अलग अलग किन नामों से जाना जाता था। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था। अमित्र घात, बिंदुसार के बहुत सारे नाम थे। तो कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि वारिसार किसे कहा गया, भद्रसार किसे कहा गया, सिंहसेन किसे कहा गया, या पिता का पुत्र, पुत्र का पिता किसे कहा गया। तो ये क्वेश्चन बिंदुसार की टाइमलाइन में इंपॉर्टेंट बनता है। तो अमित्र घात बिंदुसार को ही कहा जाता था। इसको भद्रसार भी कहा जाता था, भद्रसार। इसको वारिसार भी कहा गया है, वारिसार। ये इतने बहुत सारे टाइटल जो है बिंदुसार को मिले हुए हैं। तो इसके अलावा इसको सिंहसेन भी कहा गया है, सिंहसेन। ठीक है, सिंहसेन के अलावा इसको एक इंपॉर्टेंट टाइटल जो आज तक किसी भी राजा को नहीं मिला, वो इसी को ही मिला है, सिर्फ बिंदुसार को, और वो अलग सा ही है थोड़ा सा, वो इंपॉर्टेंट है। इसको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा गया है। इसको कहा गया है पिता का पुत्र और पुत्र का पिता, पुत्र का पिता। देखो ये कैसा टाइटल है, अजीबोगरीब है ना, आउटस्टैंडिंग, थोड़ा अलग सा ही थोड़ा सा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, पिता का पुत्र और पुत्र का पिता। इसे पिता का पुत्र इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो फादर था चंद्रगुप्त मौर्य, वो बहुत ही जो है फेमस रूलर रहा है। इसके बाद इसका बेटा जो है अशोक भी जो है बहुत फेमस रूलर रहेगा। बीच में बिंदुसार के टाइम लाइन में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हुई, और इसका रूलिंग टाइम भी कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो 298 से 272 तक इसका रूल जो है खत्म हो जाते हैं। तो देखिए, अब इसमें मेन चीज़ क्या है जानने की। क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि बिंदुसार को अमित्र घात किसने कहा। तो देखिए, बिंदुसार को अमित्र घात जो है वो जस्टिन ने कहा। किसने कहा? जस्टिन ने कहा। ये जस्टिन जो है ये मौर्यन डायनेस्टी के कंटेम्प्रेरी जो है ग्रीक हिस्टोरियन था। इसके अलावा इसको भद्रसार और वारिसार जो है वो पुराणों में कहा गया है। बिंदुसार को पुराणों में क्या कहा गया है? भद्रसार, वारिसार। अब इसमें भी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से पुराण में कहा गया है? तो वायु पुराण में कहा गया है। अच्छा, जब मैंने पुराणों के बारे में, जब मैं वैदिक काल के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। ये पुराण की बात आई है तो मैंने यहाँ पे बताना ठीक समझा। तो भद्रसार और वारिसार, इसको पुराणों में कहा गया है। इसके बाद इसको सिंहसेन किसने कहा है? तो जो जैन ग्रंथ है ना, जैन ग्रंथ, जिनको क्या कहते हैं? जैन ग्रंथों को कहा जाता है आगम ग्रंथ। तो आगम ग्रंथों में इसको क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है। और इसका एक और टाइटल क्या है? पिता का पुत्र और पुत्र का पिता। तो एक तो बिंदुसार के बारे में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि इसको अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इसके टाइम पीरियड में क्या इंपॉर्टेंट था? एक इसके टाइम पीरियड की इंपॉर्टेंट घटना ये है कि इसके टाइम पीरियड के दौरान तक्षशिला में, कहाँ पे? तक्षशिला में
एक विद्रोह हुआ, जनता ने विद्रोह कर दिया तक्षशिला में। ये तक्षशिला कहाँ पर है? तो देखिए ये हमारा इंडिया का मैप है, ऐसे हमारा इंडिया है, ठीक है। तो मैं आगे का मैप नहीं बना रहा हूँ, यहीं तक इंपॉर्टेंट है, इसी को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा पाकिस्तान का एरिया, इसके बाद जो है अफगानिस्तान का एरिया है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब हम 16 महाजनपदों को स्टडी कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या था? गांधार, गांधार, और ऊपर क्या था? कंबोज। यहाँ पे क्या था? कंबोज। मैंने आपको बताया था पहले भी, ये महाजनपद थे 16 महाजनपदों के टाइम पे। तो गांधार की गांधारी आपको याद आएगा। तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला इसकी राजधानी थी। अब यहाँ पे क्या हुआ? बिंदुसार के टाइम पर यहाँ की जो पब्लिक है उसने रिवोल्ट कर दिया, ठीक है। रिवोल्ट क्यों कर दिया? क्योंकि बिंदुसार के देखिए 2 इंपॉर्टेंट पुत्र हैं। वैसे तो बिंदुसार के 4 बेटे थे, जिनको तीनों को मार करके अशोक आगे जाकर के रूलर बनेगा, लेकिन इसके 2 ही बेटों का नाम जो है हमें जैन ग्रंथों से और बाकी ग्रंथों से पता चलता है। एक तो इसका बेटा था सुशीम, ये सबसे बेटा पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था इसका। ये जो पुत्र था ये सबसे बड़ा पुत्र था, सुशीम, ठीक है। और दूसरा इसका बेटा था अशोक। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो सुशीम के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? जिस समय बिंदुसार यहाँ मगधा में रूल कर रहा था, यानी कि इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। तो जिस समय पाटलिपुत्र में तो देखो मेन जो इनकी सीट है, मेन सीट पे तो बिंदुसार बैठा हुआ है, और इसने बाकी जो दूर के प्रोविंस हैं, जैसे यहाँ पे अवंती है, यहाँ पे ये तक्षशिला हो गया, तो यहाँ पर इसने अपने बेटों को, अपने जो प्रिंस हैं उनको गवर्नर बना करके जो है वहाँ पे सीट पे बैठाया हुआ था। तो यहाँ का रूल कौन देखता था? ये जो अवंती है ना, अवंती का राजा तो था इसका बेटा अशोक, ये सबसे छोटा बेटा था इसका। अशोक जो था बिंदुसार का सबसे छोटा बेटा था, और सबसे बड़ा बेटा कौन था? सुशीम। अब ये सुशीम यहाँ तक्षशिला का गवर्नर था। तो यहाँ तक्षशिला के आसपास का लुक आफ्टर जो है एरिया को एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता था? सुशीम करता था। अब हुआ क्या कि सुशीम जो था वो इनकेपेबल रूलर था, और उससे जनता खुश नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया? रिवोल्ट कर दिया। अब सुशीम इस रिवोल्ट को जो है सप्रेस नहीं कर पाया, दबा नहीं पाया। तो क्या हुआ? सुशीम को बिंदुसार ने वापस बुला लिया पाटलिपुत्र, क्या आप वापस आ जाओ, ये आपकी बस की बात नहीं है। और उसके बाद किसको भेजा गया? सबसे छोटे बेटे अशोक को भेजा गया। अब अशोक ने यहाँ जाके तक्षशिला में जो है रिवोल्ट को सप्रेस किया, और वहाँ के लोगों को जो है इन्होंने कंट्रोल किया। तो ये पूरा एरिया जो रिवोल्ट कर रहा था उसको अशोक ने तक्षशिला के विद्रोह को दबाया। तो एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके टाइम पे। एक 2 चीज़ें हो गई, एक तो इसके नाम इंपॉर्टेंट हो गए, दूसरा इसके टाइम पे एक विद्रोह हुआ था, इसको अशोक ने जो है सप्रेस किया था। इसके अलावा हम इसमें पढ़ चुके हैं मौर्यन डायनेस्टी के टाइम तक क्या हो चुका था कि ईरानियन जब इन्वेडर्स यहाँ पे आ रहे हैं, ईरान और इराक के एरिया से, जो ईरान या पर्शियन कहिए आप, पर्शियन जब इन्वेडर्स इंडिया में आए हैं, तो वहाँ की पब्लिक जो थी, वहाँ का जो एरिया था, वहाँ से इंडियन ट्रेड जो है एक्सपेंड हुआ, और बहुत सारे लैंड रूट्स जो है ओपन हो गए, हमारा व्यापार वहाँ होने लगा। इसी प्रकार उसके बाद सिकंदर बादशाह जब आया तो यूनानी हमले हुए, तो यूनानी हमलों से भी और आगे तक यूरोपियन कंट्री तक, रोमन एम्पायर तक हमारा ट्रेड फैल गया। तो उससे अब क्या इसका मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जब ईरानियन या पर्शियन एम्पायर और जब यूनानी और ईरानी जब हमारे भारत में जब ये इन्वेजन हुए, तो ट्रेड बढ़ने से एक चीज़ और हुई कि हमारा कल्चर जो है और ग्रीक और रोमन एम्पायर का जो कल्चर, इन दोनों में क्या हुआ? ब्लेंडिंग होनी स्टार्ट हो गई। यानी कि वहाँ के लोगों के कुछ कल्चर हमने अडॉप्ट किए और हमारे कल्चर उन्होंने अडॉप्ट किए। उनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्ट। एक आर्ट है, स्कल्पचरल आर्ट है। स्कल्पचर क्या होता है? मूर्ति बनाना, मूर्ति कला। तो मूर्ति कला का एक इंपॉर्टेंट नमूना, एक नया तरह की जो है आर्ट जो डेवलप हुई बिंदुसार के टाइम पे, उसे कहते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट। तो ये हेलेनिस्टिक आर्ट होती क्या है? इस हेलेनिस्टिक आर्ट को ग्रीक आर्ट भी बोलते हैं कई बार, क्योंकि ये सबसे पहले ग्रीक मतलब ग्रीस। तो हम अपने अर्लीस्ट वीडियोज में मैंने बताया है ग्रीस कहाँ पे है। इस आर्ट को आर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये आयनियन, मैंने बताया था ग्रीस जो है आयनियन सी के पास में, जब मैं सिकंदर के बारे में बता रहा था तो आपको मैंने बताया था। चलो ठीक है। तो हेलेनिस्टिक आर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका फीचर क्या है? तो देखिए, ये मूर्ति बनाने की ऐसी कला है जिसमें इसने क्लासिकल, जो पहले से चली आ रही जो क्लासिकल आर्ट थी, उसको रिप्लेस किया। रिप्लेस तो नहीं कहेंगे, मतलब उसमें एक नई चीज़ ऐड की। तो क्लासिकल आर्ट में क्या होता था कि खाली स्टोन से स्टैचूज बना दी जाती थी, जैसे बुद्धा की स्टैचू बना दी, जैन जो है तीर्थंकरों की स्टैचू बना दी, लेकिन उसमें एक्सप्रेशंस नहीं दिखाए जाते थे। अब ये जो हेलेनिस्टिक आर्ट है, इसमें चेहरे के एक्सप्रेशंस को दिखाया जाने लगा, और बिल्कुल एग्जैक्ट, जैसे मानो कि रियल जो है एक इंसान बैठा हुआ है, ऐसा लगेगा बिल्कुल रियल इंसान बैठा हुआ है, और उसको कोई, उसके जो चेहरे पे दुख के एक्सप्रेशंस हैं या खुशी के एक्सप्रेशंस हैं, तो बिल्कुल क्लियरली नजर आएंगे कि वो व्यक्ति जो है इस तरह की जो रियल जो है स्टैचूज जो है, रियल
स्कल्पचर्स जो बनाना स्टार्ट हो गया, तो इसे कहते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट। तो ये बिंदुसार के टाइम पे डेवलप हुई। तो 3 बातें इंपॉर्टेंट हो गई, बिंदुसार के नाम जो थे वो, उसके बाद में एक तक्षशिला में जो रिवोल्ट हुआ वो, और तीसरा क्या है, हेलेनिस्टिक आर्ट जो है वो बिंदुसार के टाइम पर डेवलप हो रही थी। अब देखिए, जब हमारे अच्छे लिंक हो गए हैं, जब मैंने आपको बताया कि सेल्यूकस निकेटर के बाद अपनी बेटी जो थी कार्निल नाउ, उसकी शादी जब चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाती है, तो इनके मैट्रिमोनियल अलायंस हो गए हैं। तो इस एम्पायर को क्या बोलते थे, जो सेल्यूकस निकेटर था, इसके एम्पायर को बोला गया सेल्यूसिड एम्पायर। क्या बोला गया, सेल्यूसिड एम्पायर। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने 500 हाथी इसको दिए थे जब ये कभी लड़ाई के लिए जा रहा था। तो इतने अच्छे रिलेशन इनके हो जाते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर ने अपना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था, मेगास्थनीज को भेजा था। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका, ये भी मैं बता चुका हूँ। अब ये इससे आगे क्या है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी एम्बेसडर बन के रहता है, एम्बेसडर बन के रहता है। और साथ में ये मेगास्थनीज किसके टाइम पे रहेगा, ये बिंदुसार के टाइम पे भी रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मेगास्थनीज का जो उत्तराधिकारी था, मेगास्थनीज का जो उत्तराधिकारी था, अब इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। देखो, बिंदुसार के टाइम पे मेगास्थनीज की डेथ जब हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि ये एक दार्शनिक की डिमांड करेगा, किससे, सेल्यूसिड एम्पायर का ही एक ब्रांच थी जो कि सीरिया में थी, सीरियन एम्पायर। तो सेल्यूसिड एम्पायर जो है, सेल्यूकस निकेटर की डेथ के बाद में बहुत सारी ब्रांचेस में बढ़ जाती है। उसमें से एक सीरियन एम्पायर थी। देखो, सीरिया को पहले असीरिया कहा जाता था, असीरिया, सीरिया का पहले प्राचीन नाम क्या था, असीरिया, ठीक है। या इसका एक और नाम था, इसको नॉर्दर्न मेसोपोटामिया भी कहा जाता था, नॉर्दर्न मेसोपोटामिया। क्योंकि देखो ये कहाँ पर पोटामिया, ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ईरान इराक का जो एरिया है उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो सीरिया है, फिर उसके ऊपर जॉर्डन है, ठीक है। तो असीरियन जो एम्पायर था, वहां का राजा यानी सेल्यूसिड एम्पायर की एक ब्रांच, सीरियन ब्रांच जो था, उस समय जब बिंदुसार यहाँ पे रूल कर रहा था, तो उस समय यहाँ का राजा कौन था, यहाँ का राजा था एंटियोक्स, एंटियोक्स फर्स्ट, ठीक है। इसको एंटियोक ऐसे भी लिखते हैं, कई बार इसको एंटियोक ऐसे भी लिखते हैं, एंटियोक। तो जो एंटियोक फर्स्ट था, उसको बिंदुसार ने एक लेटर लिखा, एक खत लिखा, एक पत्र लिखा, और पत्र में क्या किया, बिंदुसार ने क्या मंगाया वहां पे, सूखे अंजीर, सूखे अंजीर जो है इन्होंने मंगाए। इसके अलावा इसने क्या मंगाया, इसके बाद इन्होंने वाइन मंगाई, मदिरा, मदिरा। बिंदुसार ने एंटियोक के पास लेटर लिखा और उसको बोला कि आप मुझे सूखे अंजीर भेजिए, वाइन भेजिए, यानी कि मदिरा भेजिए, मदिरा। और इसके अलावा उसने क्या मंगाया था, एक दार्शनिक को भेजने के लिए बोला कि मेरे दरबार में एक दार्शनिक को भेजिए। तो क्या हुआ, उसकी इस रिक्वेस्ट को मानते हुए एंटियोक ने सारी चीजें बिंदुसार को भेजी, ठीक है। अब उसमें दार्शनिक किसको बना के भेजा, तो मेगास्थनीज के बाद, देखिए मेगास्थनीज का बेटा, मेगास्थनीज का बेटा था जो एंटियोक के दरबार में रहता था, उसका नाम था, तो क्या नाम था, डायमेकस। तो जो डायमेकस था ना, ये एंटियोक्स का भेजा हुआ एम्बेसडर, ये बिंदुसार के दरबार में आएगा, और फिर उसके बाद क्या है, मेगास्थनीज के बाद ये जो है एम्बेसडर बन के बिंदुसार के दरबार में रहेगा। तो ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है बिंदुसार के बारे में, और इसके बारे में और कोई ऐसी खास बात इंपॉर्टेंट नहीं है जो यहाँ पे बताने की जरूरत है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता सकता हूँ लास्ट, ये कि ये कौन से धर्म को फॉलो करता था। देखो, ये जो मौर्य डायनेस्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इसमें 3 जो बड़े रूलर्स हैं, तीनों के अलग अलग रिलीजन थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, वो जैन धर्म को फॉलो करता था, वो जैन धर्म को फॉलो करता था, और बाद में श्रवणबेलगोला जाकर के अपने प्राणों की जो है अपने प्राण त्याग देते हैं। उसके बाद जो इसका बेटा था बिंदुसार, ये आजीवक संप्रदाय को फॉलो करता था, आजीवक, आजीवक संप्रदाय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि हम अशोका के टाइम पे पढ़ेंगे। आजीवक संप्रदाय, ठीक है। तो आजीवक संप्रदाय कौन मानता था, बिंदुसार। तो क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कई बार कि बिंदुसार कौन से धर्म को फॉलो करता था, क्योंकि आजीवक संप्रदाय के बारे में बच्चों ने बहुत कम सुना होता है, तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट सा बन जाता है। ऑप्शन वगैरह दिया रहेगा तो आपको आसानी से अब ध्यान रहेगा। इसके अलावा जो अशोका होगा वो किस धर्म को अपनाएगा, वो बौद्ध धर्म को अपनाएगा, बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को। देखो, कलिंग यानी प्रेजेंट डे जो आज उड़ीसा है, जब कलिंग पर अटैक करेगा अशोका, तो उस टाइम पे उसको एक बौद्ध गुरु उपगुप्त जो है वो धर्म की शिक्षा देंगे, उपगुप्त, और उन्हीं के इन विचारों से प्रभावित होकर के फिर ये लड़ाइयाँ छोड़ देगा, और उसके बाद ये बौद्ध धर्म के प्रचार में लग जाएगा, और अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को भी जो है श्रीलंका में इसके प्रचार प्रसार में भेजेगा, और बहुत सारे महामात्याज को जो है ये अपॉइंट करेगा, जो पूरे रिलीजियस जो है स्प्रेड करेंगे, रिलीजन को स्प्रेड करेंगे पूरे अलग अलग एरियाज में। और अब बिंदुसार के जो टाइमलाइन है
उसमें इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं बनता। तो 4-5 चीज़ें हमने क्या पढ़ी, एक तो इसके नामों के बारे में पढ़ा, इसके इंपॉर्टेंट नाम कौन कौन से हैं, किसने उसको जो है वारिसार कहा है, किसने भद्रसार कहा है, किसने अमित्रघात कहा है। इसके अलावा इसके टाइम पे जो सुसीम जो तक्षशिला का गवर्नर था, विद्रोह होता है, उसको अशोका जाके दबाता है। इसके अलावा एंटियोक्स ने, जो सीरिया का इस टाइम का जो राजा था एंटियोक्स, उसने इसके दरबार में डायमेकस को एम्बेसडर बना के भेजा, यानी दार्शनिक भेजा। इसके अलावा इसका धर्म कौन सा था, कौन से धर्म को फॉलो करता था, तो आजीविक संप्रदाय को ये फॉलो करता था। 272 में जब बिंदुसार जो है की डेथ हो जाती है, तो इसका बेटा अशोक 3 सालों तक 269 तक 3 सालों तक जो क्या करेगा, अपने भाइयों से लड़ाई करेगा, ठीक है, एम्परर बनने के लिए। तो इस क्वेस्ट में वो क्या करेगा, अपने बाकी तीनों भाइयों को मार देगा। उसके बाद वो 269 में जो है अपना जो है कोरोनेशन करेगा। तो अपने फादर की डेथ के 3 साल के बाद में अशोक अपना कोरोनेशन करता है। उसके बाद 269 BCE से 232 BCE तक जो है अब नेक्स्ट रूलर कौन रहेगा, बिंदुसार का बेटा अशोक। अब ये जो अशोक है ना, इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मौर्यन डायनेस्टी में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अशोका के बारे में पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपने अगले वीडियो में हम अशोका के बारे में पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद दोस्तों।